चलिए, आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम लोग उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बेसिक क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे सिर्फ देखेंगे आज कि क्या क्या होता है। बेसिक चीज़ें हो सकता है आप लोग को बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इनके सिलेबस की डिस्कशन करते हैं और मैं सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग यूनिट वाइज में लिख रही हूँ। सिलेबस आप लोगों ने CSI नेट का सिलेबस तो ग्रुप में भेजा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यूनिट वाइज की हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं उन्हीं सिलेबस को अपने तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग अपने तरीके से आ, पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पास डाउट है करके। तो मैं इंडेक्स लिख देती हूँ कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि इनके एडिशन वगैरह कैसे हुआ। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि इसको हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मुझे ये बताना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड वगैरह क्यों पड़ी, ये सब चीजें किसको किसको याद है पिछले क्लास का। ज्योमेट्रिक मैम रिप्रेजेंटेशन। रूट -1 का हम अंडर रूट -1 का हमको रूट रियल में नहीं मिलता, इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट के कॉम्प्लेक्स। वैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं ना, जो प्लस माइनस आयोटा के फॉर्म में जो रूट मिलता था वो हमें जो रियल में नहीं मिल रहे थे, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज किसने किया, ये सब चीजें किसको किसको याद है। रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स का। जब रिप्रेजेंटेशन सीख जाएंगे तो इसका मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग ये सीखेंगे। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि आपके पास इसका जनरल आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसमें दो प्रकार के आर्गुमेंट मिलेंगे आपको। उसके बाद हम लोग इसको आगे जाकर देखेंगे कि आइलर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास यदि वो है डी मॉर्गन है तो उन्होंने किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी बारे में पढ़ेंगे, सम फंक्शन के बारे में। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे जस्ट फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन। एंड आप लोग को पता होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, सबके फार्मूले आई थिंक जो पुराने बच्चे उनको तो याद ही होगा। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, फंक्शन, ये सब चीजें। और इसमें हम लोग लास्ट फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी, लॉजी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा हो गया फर्स्ट यूनिट। किसी को डाउट है फर्स्ट यूनिट में कुछ छूटा नहीं है आई थिंक। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इतना चीजें। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों का बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है, वैसे ही जितना लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है उतने ही आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी क्वेश्चन उतने ही जिस तरीके से बना सकते हैं जितना लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे यदि लीनियर अलजेब्रा के बाद को दूसरा इजी टॉपिक लगता है तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो बस सुनने से या स्टार्टिंग में आप लोग को ऐसे बेसिक से नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत जाता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगी और PYQ इनका 10 ईयर्स का सोल्यूशन कराऊंगी। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स बहुत इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा
और हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक पूरा। अब हम इसमें यूनिट 2 की बात करें कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में हमारा क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने के लिए इंडस इक्वेशन हमें छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें की नीड पड़ती है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर में। तो उसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे कि लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम उनकी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसकी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। इन सबको जानने के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शन है उसको हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कंजुगेट वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे, वो हार्मोनिक फंक्शन के अंदर में ही आ जाता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। और लास्ट में हम इनका देखेंगे कि आपके पास कोई फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन को डोमेन, इसमें हम लोग पॉइंट के लिए भी देखेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पर और डोमेन पर। यदि डोमेन पर हो जाएगा तो हम लोग उस बेस में देखेंगे कि वो फंक्शन आपका आगे जाके ये बन जाएगा इंटायर फंक्शन, ठीक है। या इसको दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हैं, इंटायर फंक्शन इन सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इंटायर फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है कुछ इनके, ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक यूनिट में आपको फर्स्ट यूनिट को छोड़ के बाकी सारे यूनिट में छोटे छोटे थ्योरम्स मिलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होते हैं। और उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक यूनिट के मैं लास्ट में आप लोग को ये चीज़ जरूर लिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम, और उसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। स्टार है पूरी तरह से, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको मैं वहां पर स्टार लगा के रख दूंगी स्पेशली, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि हम इन, अच्छा इसके जस्ट बाद में भी पढ़ सकते थे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे एनालिटिक फंक्शन का या इंटायर फंक्शन का। मतलब हमारे पास फंक्शन दिया नहीं है तो हम उस इंटायर फंक्शन कैसे बना सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाएंगे, इनका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अभी तक आपने थॉमसन मेथड बस पढ़ा होगा। मैं उनके अलावा भी आपको दूसरे वो बताऊंगी जो मैं भी अभी कुछ दिन पहले ऐसे पढ़ने पे, दो चार बुक पढ़ने पे मुझे मिला। तो बहुत सारे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके की एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा यूनिट नंबर सेकेंड खत्म हो गया। सबने लिख लिया, एवरीवन? यस या नो? यस मैम। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर आपका थर्ड, कि यूनिट थर्ड होता क्या है। उन यूनिट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और इसी पैटर्न से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं आज आप लोगों को बुक भी बताऊंगी, उन बुक को कम से कम एटलीस्ट आप एक बार टॉपिक देख के आइएगा कि आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। मैं पहले क्लास में बता दिया करूंगी, ठीक है। अब यूनिट नंबर थर्ड की हम लोग बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमें पढ़ने के लिए कुछ कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा। पहले तो हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सिंपली कनेक्टेड कर्व या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ये सब चीजें। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डोमेन का, रीजन का डिफिनेशन भी मैं दूंगी आप लोग को। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आपके पास मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन भी किसको बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है। और ये दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल भी कहा जाता है। कहीं पर आपको यदि लाइन इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रल देखने को मिल जाए, ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, कंटूर इंटीग्रल देखने को मिले
तो कहीं बस वो लाइन इंटीग्रल लिख के रखता है या कंट्रोल इंटीग्रल लिख के रखता है, ठीक है। और हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कॉशी थ्योरम, इनके कन्वर्स भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या थ्योरम बोलते हैं जी, कन्वर्स। कॉशी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम क्या होता है गौरी? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये फार्मूला भी पढ़ेंगे, क्या होता है? अरे यार, बात करती हूँ तो मैं भी भूल जाती हूँ लिखना। क्या होता है गौरी इसका, या किसी को भी पता है क्या होता है? जो थ्योरम है जी मोरेरास, उसको नहीं बोलते हैं किसका वो है। ये कॉची थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो यदि क्लोज्ड कंटूर पर इनर्टिक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, एफ जेड डी जेड होगा, वो क्या होगा, उस कर्व के अलॉन्ग में जीरो हो जाएगा। अब वही चीज आपको उसमें क्या बोलता है कि यदि ये फंक्शन आपका उस कर्व पर जीरो है, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा, ये इसका कन्वर्ज होता है, जिसको हम लोग मोरेरास थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे, कोई नहीं यदि नहीं पता तो, ठीक है। इंटीग्रल के थ्योरम को, अब इसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको बहुत यूज होंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यूनिट थर्ड लिख लिए, आगे बढ़ो एवरीवन। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 के बारे में, ठीक है। यूनिट 4, अब यूनिट 4 में हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल का सीक्वेंस सीरीज नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में कि आपके पास सीरीज मतलब टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज, पावर सीरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ लॉरेंस सीरीज के हेल्प से कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, टेलर सीरीज, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है इसमें, सेकेंड आपका हो जाएगा पावर लॉरेंस सीरीज। लॉरेंस सीरीज को हम लोग किसको पता है, फार्मूला याद है पुराने बैच वाले को स्टूडेंट, जिनको याद हो लॉरेंस सीरीज का या टेलर सीरीज का। उसके बाद पावर सीरीज, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटीज, ठीक है। और इनके लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे जी, लॉरेंस सीरीज के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। और उसका लास्ट में भी हम इनके भी कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में हमारा यूनिट 5 क्या होता है हमारा, यूनिट 5 के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग के बाद में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इसके बीच में टॉपिक्स आ जाएंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या, आइसोगोनल मैपिंग, ये सब चीज़ें। तो ये सब कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर है। वैसे हम लोग फिक्स पॉइंट निकालना देखेंगे, ठीक है। और या फिर आपका इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। और आपका इंपॉर्टेंट इनके भी थ्योरम्स पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग इनके अपर हाफ, लोअर हाफ प्लेन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर के टॉपिक है, सब चीज़ें, ठीक है। ये हमारा यूनिट नंबर 5 है। अब बताइए किसी को कोई सा भी डाउट है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट बुक की बात करूँ सबसे पहले, यदि बुक की बात करूँ आपको, ठीक है। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने यदि एमएससी में बुक पढ़ा होगा, और यदि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोई सा भी बुक पढ़ा होगा, जिसमें आपको लगता है कि अच्छे से दिया हुआ है अपने लैंग्वेज में, तो सबसे पहले रेफरेंस आप उनको दीजिएगा, वहां से पढ़िएगा, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बता दूं कि एमएससी में आपने जो बुक पढ़ा था, ठीक है, किसका जी, किसका किसका पढ़े थे, कौन कौन? मैं एच के पाठक का पढ़ी हूँ, ठीक है।
इनका बुक मुझे अच्छा लगता था कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जो एमएससी का बुक है कॉम्प्लेक्स में, शायद सबके पास होगा एमएससी का बुक, हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी का। अब दूसरा, इन आपके पास यदि आप इनके अलावा बुक की बात करें तो आप एपी सिंह का भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर एपी सिंह का। इनका बुक भी काफ़ी अच्छा है, और मैं इनका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, चाहे तो आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। और चलिए, ये मतलब पुराना एडिशन मिलेगा, नया एडिशन तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वैसे कुछ चेंज नहीं होता है उसमें, सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओनली, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता। तो कोई सा भी एडिशन हो, आप चाहें तो आपके पास यदि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो मेरा तो सजेशन है कि आप प्रिंट करा दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप 500 में उस बुक को बाय कीजिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी सारे सेम रहेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड होंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपको मैं ऐसे भी दे दूंगी असाइनमेंट और पीवाईक्यू के साथ में, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे भी क्या, है ना। और क्या हो जाए, आप इसके अलावा भी और आपके किसी को ऐसा है जिनको एपी सिंह के बुक का अभी तक असाइनमेंट वगैरह सॉल्व किया है, किसी ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किए मैम। बहुत अच्छा है असाइनमेंट एपी सिंह बुक का। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि एपी सिंह की बुक के असाइनमेंट वगैरह जैसे क्वेश्चन वगैरह कराऊँ, तो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन करने का मन करे तो आप कहाँ से करेंगे, एपी सिंह के बुक से करेंगे, ठीक है। जी। देखिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ वगैरह भी उठा सकते हैं, जैसे सोम्स आउटलाइन के बुक के भी पीडीएफ उठा सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा बुक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा आपको यदि अच्छे ऑथर्स के बुक लेने हैं, ठीक है, अच्छे नहीं मतलब स्टैंडर्ड, जिसमें उसका लैंग्वेज थोड़ा आपका, आपकी लैंग्वेज जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो लिखा हुआ लैंग्वेज नहीं रहता है, जो अदर ऑथर्स के रहते हैं, जो आपके स्टेट लेवल के जो है उनके जैसे नहीं रहते हैं, तो वो क्या है आपके एच एस कशाना, यदि किसी के पास होगा आई थिंक ये बुक, ठीक है किसी के पास ये बुक, तो आप इसका भी ले सकते हैं। मैं इन सबका पीडीएफ आपको आज ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है सारे। और आपको पुराने आपको जितने भी ओल्ड लेक्चर हैं वो सारी चीज़ें अभी आज आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगी, जिन्होंने पेमेंट कर दिए हैं, ओल्ड लेक्चर आपको जो मैंने कॉम्प्लेक्स से पढ़ाए हुए हैं। और दूसरा, आपको डेली क्लासेस के साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा। और लास्ट में हर सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं पहले से ही कि सैटरडे को डाउट सेशन है, तो आप फ्राइडे को क्लास के बाद, सैटरडे में 8 पीएम क्लास है सपोज, तो आप 8 पीएम क्लास के 2 आवर्स पहले भेजेंगे अपना असाइनमेंट एज अ पीडीएफ बना के ग्रुप में, फोटो नहीं भेजेंगे, ढूंढना पड़ता है फोटो में, ठीक है, अपना माई डाउट लिख के आप फ्राइडे को ही, या क्योंकि आप एक वीक के में जितने भी डाउट होंगे आप अपने पेज में लिखे लिखे रहेंगे, या आप डेली क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सैटरडे को डाउट है तो ये नहीं है कि आप क्लास के टाइम दे रहे हैं फिक्स, ऐसा हो सकता है कि मैं उस क्वेश्चन को रख नहीं पाई हूँ, तो उस दिन ओनली डाउट और पीवाई की होगा सैटरडे को। और सबको संडे को जो टेस्ट होगा, मैं सबसे यही बोलूँगी कि मैं हर संडे में टेस्ट लूँगी, तो आप टेस्ट दीजिएगा जरूर, ठीक है, संडे को टेस्ट। आपका ये कॉम्प्लेक्स का क्लास का शेड्यूल हो गया, ठीक है अभी। चलिए, फिर आगे हम मैम बढ़ते हैं। कितने दिन तक रहेगा जैसे कॉम्प्लेक्स का क्लास? मे बी 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, उससे कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि हम आराम से करेंगे पी वाई की वगैरह सब चीज़ें, तो 30 डेज जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यस मैम। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ेंगे अच्छे से समझाते हुए, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ना है हमें, टाइम है हमारे पास अभी, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के डेट सामने आ गया है, 4 दिन बचा है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आराम से बेसिक से पढ़ते हुए जाएंगे। अच्छा, किसी को और कुछ पूछना है? बताना अभी। कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके, बाकी ऐसा कोई है जिसको पूछना हो तो आप लोग बताइए, अदरवाइज मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग को भेज दूंगी, और डेली आप लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करें, जो हमने यूनिट फर्स्ट में लिखा हुआ है इन चीज़ों को।
बेसिक कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यदि बात करें तो इसका लेक्चर यदि आप जैसे लेक्चर पूछ दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज जाएगा इसका लेक्चर, ठीक है। और यदि हम इनकी बात करें सेकेंड टॉपिक की तो इसका भी 3 डेज ही मान लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की बात करें तो इसको हम लोग बहुत बेसिक से करेंगे, इसका 4 डेज ले लीजिए कि बहुत हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 4 डेज इसका हो गया, कितना हो गया 339 और ये 13 डेज। यदि हम इसकी बात करें तो इसको भी आप लोग 4 से 5 डेज ले लीजिए क्योंकि हम इसमें सिंगुलरिटी भी पढ़ेंगे और इन सब चीज़ें, तो 5-6 डेज भी लग सकता है इसमें, ठीक है। और इसकी बात करें हम लोग तो इसका भी हम लोग आपका 5 डेज ऐसे कुछ लग सकता है, देख लीजिए अब आप इसके अनुसार से, ठीक है। वही 25 से 30 डेज के बीच में ही होगा कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो नॉर्मल हम लोग सबसे पहले पूछती हूँ मैं आप लोगों से कि किनको किनको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज किसने किसने की है। हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना जी, मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। होमवर्क दे दूँ यूलर आप का लोग? है क्या मैम? यूलर का याद आ रहा है। हम्म, चलिए। एक ऐसा होता है ना कि खुद से रिसर्च करने को मिले तो हम उससे कुछ नया सीखते हैं, तो होमवर्क है आप लोग के पास, फिर मैं कल बता दूंगी क्या दिक्कत है। हम तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 महीना पढ़ेंगे ना, तो मैं कल बता दूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री क्या है। मुझे तो पता है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना सर्च कर पाते हैं, ठीक है एवरीवन। तो हिस्ट्री बताना कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज किसने किसने किया, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कब आया, नंबर का एडिशन कब से हुआ, ये सब चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे सबको। हाँ, जिनको कॉपी या खुद से नहीं ढूंढना है वो पिछले लेक्चर दे सकता है ना। मैं तो चाहती हूँ कि खुद से ढूंढ के लाइएगा कुछ नया, क्या पता मुझे भी कुछ नया पॉइंट मिल जाए उसमें, ऐसा होता है ना। चलिए अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में लीनियर के क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले नेचुरल, सर ने भी कल नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से बताया ग्रुप थ्योरी की क्लास में। नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? इंटीजर आता है। इंटीजर के बाद कौन सा आता है आपका? कौन सा आता है? रेशनल, रैशनल। रैशनल के बाद कौन सा आता है आपका? रियल, रियल। इसके बाद कौन सा आता है आपका? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान दे तो कॉम्प्लेक्स के नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल नंबर का भी, जेड का भी, क्यू का भी, क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी, आर का भी, सबका है कि नहीं है, मतलब सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है एवरीवन। अब किसी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स न, जैसे 1/3 लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा हो सकता है? क्योंकि सारे रियल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर भी हैं, इररेशनल नंबर भी हैं, इन सबका कलेक्शन बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 और 3 लिख दिया तो इन दोनों के बीच में आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये ओनली रियल पार्ट है। तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं कि आपके पास यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं मैं आपको बोलूं, ठीक है, मुझे बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। अब यदि मैं सी को पूछूं कि इसके अंदर में कैसे नंबर आते तो वो सारे x प्लस आई वाई आयोटा वाई आते हैं, जहाँ पर x को वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, पूरे रियल नंबर से, ठीक है। अब सपोज अभी मैंने बोला कि आप 5 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? सपोज मैंने y की वैल्यू 0 ले लिया तो ये x की वैल्यू ओनली x आया ना, x पूरा रियल 9 है, तो रियल के नंबर तो नेचुरल नंबर भी है 1 2 3 4। तब इस वाले पोर्शन को जो यदि y आपका 0 है, ऐसा केस आपका बन गया कभी भी, कि ऐसा केस आपको कभी भी बन गया कि y इक्वल्स टू 0, तो आपका जो नंबर बनेगा c इक्वल्स टू x, मतलब क्या है आपका कि ओनली रियल पार्ट एग्जिस्ट, ठीक है। आपका ये जो नंबर लिखाता है इसको हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नॉर्मल लिखें, जेड के फॉर्म में लिखते हैं, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, तो हमारा ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वाई वाला पार्ट है, आयोटा के जो कॉफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है
एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है कि रियल पार्ट किसको बोलते हैं और इमेजनरी पार्ट किसको बोलते हैं। सपोज आपका x इक्वल टू 0 हो गया तो प्योरली इमेजनरी पार्ट बोलेंगे आप लोग कि आपके पास जो वो जिस है वो क्या है, प्योरली इमेजनरी है। यदि आपका y इक्वल टू 0 दे दे तो प्योरली रियल है। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, तो आप लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं प्योरली रियल नंबर मतलब c इक्वल टू वो सारे x प्लस आयोटा y इफ हमारे पास कैसा हो आपका y इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे। वैसे आपको यदि y इक्वल टू 0 हो, यदि इमेजनरी की बात करूँ तो प्योरली इमेजनरी नंबर तो वो c इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पर आप z इक्वल टू भी लिख सकते हैं, c जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर की बात करें, प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर इफ कब बोलेंगे, जब x इक्वल टू आपका 0 हो। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये ऐसा और इसको आयोटा y की फॉर्म। ठीक है, ये अब बात करते हैं हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास अब आपको समझ आ गया कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से दिखने वाला है। लेट आपके पास लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गया आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यदि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, सपोज ये आपने ले लिया कि दो अलग अलग, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और z2 इक्वल टू आपके पास c प्लस आयोटा डी। अब मैं आपको बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर एडिशन आज हम एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है जिनको पता है उनको बहुत बोर सा लगेगा, बट जरूरी है इसलिए। z1 प्लस z2 इस प्रकार से लिखेंगे जैसे दो नंबर का वो करते हैं। अब इनका एडिशन किस प्रकार से होता है, अब यदि आप ध्यान दें कि a प्लस आयोटा बी प्लस c प्लस आयोटा डी के फॉर्म में है, तो आपका जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड हो जाता है और आपका इमेजनरी पार्ट है इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाता है। मतलब a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है सबको कि एडिशन कैसे करते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल की यदि आपको बात करूं तो आपके पास सपोज z1 इक्वल टू 2 और z2 इक्वल टू आपको दे दी मैं 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये मैंने दे दिया आपके पास। तो आप क्या करेंगे, z1 प्लस z2 को ऐड करके बताइए। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला अभी आपके पास कि 2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। तो आपके पास जो रियल पार्ट क्या है, इसका 3 रियल पार्ट है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है जी, बताना एवरीवन। 0। प्लस आयोटा 0 मतलब 0 है। तो आप क्या करेंगे, इसको यदि आप ऐड करेंगे, ये 2 है तो 2 प्लस 3 प्लस आयोटा 4 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, यही होगा नंबर। समझ आ गया सबको एडिशन के एडिशन कैसे करना है। एडिशन बड़ा सिंपल सा है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको फास्ट ऐड कीजिए आप लोग। ठीक है, 3 प्लस 6 आयोटा z1 इक्वल टू और z2 इक्वल टू आपके पास है आपके पास 10 प्लस आयोटा। जल्दी भी बताइए मुझे z1 प्लस z2 क्या होगा। कंपटीशन करते हैं कौन जल्दी बताता है ना। 13 इन प्लस 7 आयोटा। क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 7 आयोटा। सबको क्लियर हो गया कि एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक मिनट जी। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास सपोज z1, सपोज कर लेते हैं कि लेट आपके पास क्या है z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी
और Z2 इक्वल टू हमने ले लिया कि C प्लस आयोटा D। इस प्रकार से है। अब मैं आपको बोलूँ कि Z1 डॉट Z2 करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मल आपका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है आपका, वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप पढ़ते हैं कि A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो A इंटू C प्लस आयोटा A इंटू D, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, यही होगा पहले इनका दोनों के साथ, उसके बाद प्लस आयोटा B इंटू C, और ऐसे करके आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है। अब ये कैसे होता है मैं अभी प्रूव करूंगी आपका, ठीक है, कि ये -1 कैसे होता है। हम इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही प्रूव करके दिखाएंगे कि ये -1 कैसे होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई से ही। आप इनका मल्टीप्लिकेशन आपका -1 होता है, अब ये रख लीजिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये कैसे होता है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, -1। अब यहाँ पास ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हम लोग करे थे, इसका करे थे, ठीक है, -b इंटू डी। अब यदि आप ध्यान दें तो ये प्योरली रियल पार्ट है, ये प्योरली रियल पार्ट है, तो हम एक साइड में लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी, आयोटा को दोनों में से कॉमन निकाल के, ये दोनों इमेजनरी प्लस करके आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये हो गया आपके पास। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। समझ आया जी, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। आप इसको बाकी सब लोग ऐसे ही लिखवा देते हैं डायरेक्ट कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू ए सी प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। होता यही है, बस ये चीजें ही है। जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर का भी ऐड करते हैं, 2 डिजिट नंबर का, उसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही है, ठीक है। बस बाद में उसको इमेजनरी पार्ट को एक साइड और रियल पार्ट को एक साइड आपका रख दिया जाता है। क्लियर है सबको, बताना क्लियर है जी सबको, नहीं है कि नहीं, हो गया। अब बात करते हैं, शुरुआत हम आयोटा से ही करते हैं कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई -1 कैसे हो रहा है। देखिए आप यदि ध्यान से देखें, अभी हमने दिया आपको, यदि मैं ध्यान से जेड इक्वल टू आपने आयोटा ले लिया ओनली, और Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू दोनों इक्वल टू आयोटा लेंगे तब ना आयोटा स्क्वायर निकालेंगे। अब आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, यही होगा। अब आप ध्यान से देखें तो इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या दिखेगा, 0 प्लस आयोटा, और ये 0 प्लस आयोटा, यही दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब इनको आप ध्यान लिखेंगे तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, है ना जी, मतलब 0+1 आयोटा की जगह पर। अच्छा मैं वो इसका -1 कैसे लाना ये सिखा रही थी, ठीक है। सबसे पहले तो इसको जैसे उस प्रकार के ऑर्डर पेयर में हम लोग ए बी के फॉर्म में लिखेंगे। पहले इसका अच्छा एक तो मैं तो डायरेक्ट -1 कैसे लाना ये नहीं बताइए। अच्छा पहले इसको कीजिए आप, इनका मल्टीप्लाई -1 आ गया यहाँ पर से, ठीक है। इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और इनका इनके साथ करेंगे तो ये भी 0, इनका इनके साथ करेंगे तो, एक मिनट किसका उल्टा उल्टा कर दीजिए, हाँ सही है, उनके पास ये 0 और सिर्फ इनके इनके साथ में तो ये -1, ये हो जाएगा। क्लियर है सबको, बताना। अभी हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाले सिंबॉलिक तरीके से, ठीक है। नहीं आया मैम समझ। अभी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही निकाली, मल्टीप्लाई किए हैं वो हमने -1 कैसे होता है ये मैं नहीं बताई अभी, ये तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई की। ये तो दूसरा एक और 2 नंबर है ना रोनी जी, Z1 इक्वल टू आप इसको लिखे तो 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, इसको भी 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, 2 नंबर है कि नहीं है। अभी हमने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ऐसे होता है आपके पास, तो बस मल्टीप्लाई करना, आपके पास 2 नंबर समझ लीजिए कि 0 प्लस आयोटा और इंटू में 0 प्लस आयोटा। क्या बोल रही थी, पहले नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, इनका इन दोनों के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब क्यों होती है मैं बताऊंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे है हो रहा है।
हाँ मल्टीप्लिकेशन तो क्लियर है मैम। ओके, देखिए अभी आप लोग आयोटा इक्वल्स टू रूट माइनस वन और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, ये मान के चलिए। अभी मैं बताती हूँ कि आया कैसे। ठीक है, बस मुझे मल्टीप्लिकेशन का दो चार क्वेश्चन बता दीजिए। 3 + 4 आयोटा और आपका नहीं 4 + 5 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा, इनका मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। अभी मैम ये 13 + 47 आयोटा। 13 + 47 आयोटा, सबके ही आया जी? यस या नो? जी मैम। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो कि इस प्रकार से आया है? अब देखिए, अब गौरी ने अभी बताया था, आप लोग को पता होगा कि हमें रियल रूट जब भी मिलते थे, रूट आपके रियल मिलते थे, तब तो हम लोग रियल लाइन में दिखाना पॉसिबल है आपका। रियल लाइन में हम कैसे दिखाएंगे ये, ठीक है, ये पॉसिबल था। लेकिन यही आपका x² + 1 = 0 है, तो इसके जो रूट मिलेंगे प्लस माइनस आयोटा, इसको हम लोग रियल लाइन पे नहीं दिखा सकते थे। इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसीलिए इसका नाम उन्होंने इमेजिनरी दे दिया। ऐसे रूट मिल रहे थे, मतलब हमें x² + 1 का, ठीक है, जिसका रूट हम रियल लाइन पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, उसका रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे कि तब हमने उन्होंने उनको क्या दे दिया, इमेजनरी पार्ट बोल दिया, क्योंकि उसका जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें उन्होंने दिखाया कि हाँ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उन्होंने उनको इमेजनरी नंबर मान लिया, कोई सा भी जितने भी नंबर मिले। यहाँ तो सबको क्लियर है? लीव हो गई हूँ क्या या जी मैम। नहीं ना? अच्छा, कुमकुम जी, जी कुमकुम जी बोलिए। अच्छा, आप लोग हैंड रेस किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लीव हो गई। एक्चुअली मोबाइल से आज ज्वाइन नहीं, तो मैं हैंड रेस किया देख नहीं पा रही। बताइए, 1 मिनट आप लोग रुकिए, क्या मैं पानी पी के आ रही हूँ, तुम पानी लाना भूल गई थी। ठीक है, फिर बताइए। चलिए, कुमकुम जी आप कुछ बोल रही थी, बताइए। आपने हैंड रेस किया हुआ धोखे से हो गया था मैम। था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो आयोटा है, जैसे उन्होंने देखा कि x² + आयोटा x² + 1 की जो वैल्यू है वो ऐसे नंबर मिल रहे थे जिनका उन लोग क्या कर रहे थे कि उनको आप लोग उन लोग रियल लाइन पे नहीं दिखा पा रहे थे। तो उन्होंने जो आयोटा मिला, ठीक है, आयोटा जो मिला, उनको उन्होंने उनकी वैल्यू उन्होंने दे दिया √-1 मान ली, दे दिया गया उन्होंने, ताकि आपको इसको, अब उन्होंने √-1 ही मान क्यों दिया गया, ये तो आ रहा होगा ना, ताकि वो ऋणात्मक संख्या, मतलब जो वो है माइनस वाले चिन्ह वाले संख्या है, उन सब के वर्गमूल को भी वो परिभाषित कर सके। इनके लिए उन्होंने ये सब चीजें दी। अब इनका यदि आप ध्यान से देखें, आयोटा इक्वल्स टू -√1 है, ठीक है,
यदि आयोटा स्क्वायर करेंगे ये -1 होगा, ठीक है। -1 होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू सॉरी आयोटा और ये, तो इनका भी हमने क्या निकाला, -1 निकाला इस प्रकार से उनका मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि इनका स्क्वायर करने के बाद ये -1 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनका एडिशन हो गया, इनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब आप लोग पहले बताइएगा फिर मैं बताऊंगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं कॉम्प्लेक्स का एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। करेगा। करेगा। बाकी सब लोग करेगा। दो नंबर का एडिशन आपका हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। ऐसा कोई है जी जिसको क्लियर ना हो कि दो नंबर का एडिशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे होल्ड कर रहा है, बताना। चलिए तो इसको हम लोग लिखते जाते हैं, इन सब प्रॉपर्टी को भी लिख देती हूँ, आप लोग वेरीफाई कीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है ना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, बताना जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है, करेगा करेगा। होल्ड कि आपके पास Z1 प्लस Z2 है तो वो इक्वल होगा Z2 प्लस Z1। राइट से ऐड कीजिए या लेफ्ट से कीजिए, दोनों इक्वल होंगे। वैसे आप लोग मुझे ये बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेगा, करेगा। हो जाएगा। Z1 क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, गौरी के अलावा अदर कोई, Z1 प्लस Z1 plus Z2 plus Z3 Z3 इक्वल्स टू is equal to Z1 Z1 plus brackets of Z2 plus Z3. Z3, गुड, ठीक है। अब मुझे बताना आप लोग क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन करेगा। करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी आपका B2 प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है। ये मोटा हो गया क्या, बहुत पेन ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये होल्ड करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी कौन बताएगा, Z1 लेफ्ट और राइट Z1 बता देना, लेफ्ट बताएंगे कि राइट बताएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड। चलिए बताइए। Z1 Z2 plus Z3 Z2 प्लस Z3 is equal to इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z2 plus Z1 Z3। Z1 इंटू Z3। वैसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जी कौन बताएगा, बताना। इस बार क्या हो जाएगा आपका Z2 प्लस Z3 इंटू हो जाएगा Z1 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको बताना है इस बार, Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1। मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक बार राइट से कर रहे हैं, तो भी हमारा इस प्रकार से होगा, तो ये भी होल्ड करता है। अब मुझे बताना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट करेगा। में, बाकी सब लोग जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका होल्ड कर जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहीं पर लिख देते हैं Z इंटू Z2 इक्वल हो जाएगा Z2 इंटू Z1। क्या एसोसिएटिव होल्ड करेगा, वो भी कर जाएगा, मतलब करता है। Z1 इंटू क्या करेंगे Z2 Z3
इक्वल हो जाएगा किसके जी, किसके इक्वल हो जाएगा, ये Z1 Z2 इंटू, अच्छा एक मिनट में टोटल ले ली क्या, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो क्या कीजिएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल होगा किसके, Z1 इंटू Z2 Z3 के, ठीक है, ये हो गया आपका, ये इक्वल हो जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन के स्पेक में, ये तो दोनों ऑपरेशन एक साथ लेके चला ना, ये तो होल्ड हो गया, ना तो एडिशन बोलेंगे ना ही वो करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे डायरेक्ट, और द मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब हमारे पास जैसे हमने देखा था कि जेड के साथ में कोई भी जीरो को ऐड कीजिएगा तो जेड नंबर ही मिलेगा, ठीक है, जीरो ऐड करने पर। अब ये भी है आपके पास प्रॉपर्टीज कुछ कि आपके पास यदि जेड प्लस माइनस जेड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। और बाकी यदि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे बाद में, तो जेड इंटू वन बाई जेड इक्वल्स टू जी, सॉरी वन, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारा वन होता है और जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग इनके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर। इतना तो बेसिक था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बताना जी, एनीवन। क्लियर मैम। ओके, अब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि आपका होगा क्या होगा, ठीक है। यदि आपको पता होगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो कोई बता सकता है थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू की, हाँ मैम ऐसे होता है, बताना क्या होता है। मैम दो एक्सिस रहेगा एक्स और वाई, हम्म पहले जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेते हैं। हम्म, हमने क्या ले लिया, एक एक्सिस ले लिया, ठीक है, हाँ सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई। हमने सबसे पहले जेड कर लिया कि x प्लस आई वाई, ऐसे मैं पूछते जाऊंगी तो ऐसे आप लोग के भी माइंड में आएगा, इसलिए पूछे कि हाँ कितने याद है। फिर एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं एक्स और वाई। इन लो हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, x एक्सिस हमारे पास, ये हमारा y एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। यदि हम बात करें, सपोज मैंने यहाँ पास आपको बोल दिया कि ये आपके पास x प्लस आयोटा y है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से लंब डाल दें यहाँ पर, ठीक है, और एक बार इसके ओरिजिन से यहाँ पर का डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 10th का क्या बन गया जी, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, हाँ या ना। यस। अब मैं जो फॉर्मूला ड्राइव करने वाली हूँ, जैसे मॉडुलस वैल्यू, आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या आप त्रिकोणमिति से भी निकाल सकते हैं। दो पॉइंट है आपके पास x, y और p, q। इस फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूला पता है सबको कि नहीं पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, तो नंबर के बीच का डिस्टेंस का, जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है डिस्टेंस का, एक्स अंडर माइनस रूट स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू के होल स्क्वायर और सब अंडर रूट में रहेगा। x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे बोलेगी गौरी, हाँ बाकी सब लोग यही होगा। ठीक है। यस मैम। वैसे ही आप लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं जीरो से बीच का ये जो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको उन लोग डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग डिनोट किससे करते थे, वहां पर हम लोग किससे डिनोट करते थे, पॉइंट दिया रहता है उसी से, आर जैसे ये से। मान लो इस या आर इसको वगैरह भी या तो किसी एक। भी चीज डी वगैरह या डी आर ऐसे कुछ से डिनोट किया जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से। आप यहाँ पर यदि 12 से यदि वो करें, आप ध्यान से देखें तो जो आपका डिस्टेंस की जो वैल्यू है, इसी को हम लोग यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा मॉडुलस कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में,
यहाँ पर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब याद करने में किसी को इशू नहीं होगा। यदि आप भूल भी गए हैं तो इस पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आप मॉडुलस की फार्मूला निकाल सकते हैं। यस या नो? और दूसरा तरीका क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब उसके हेल्प से, इसको मान लीजिए आप x और ये अच्छा ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालते हैं कि नहीं निकालते? क्या होता है आपको, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर आपके आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये निकालते हैं। तो आपको सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी होगी, तो पक्षांत इस साइड लेके जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ऐसे करके, ये जो कोई पर्टिकुलर सी रहेगा तो। ठीक है एवरीवन, चलिए हम दोनों तरीके से निकालना सीखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से भी और उससे भी हमने यहां तक देखा। अब आपको मैं ये बोल रही हूं कि आपके पास ये जो वैल्यू है, डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। किसका, ओरिजिन से आपका किसके बीच का डिस्टेंस, आपका उस पॉइंट के का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस कहलाता है। क्लियर है सब, बाकी सबको ये डिफिनेशन है या ना जी, बताना। मैम एक बार रिपीट कीजिए तो। मैं लिख रही हूँ अभी, बस समझा रही थी कि आपके पास ये जो 0,0 है, उस पॉइंट ओरिजिन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन से जी उस जी पॉइंट पी जो आप, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ, जेड लिया हुआ है हम लोग, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन से उस जी पॉइंट के मैम बीच जी। का डिस्टेंस। क्लियर है बाकी सबको? यस या नो आप बता देना। हाँ जी, यस मैम। ओके, चलिए। अब आप लोग उसका डिफिनेशन भूलेंगे नहीं, आपको कोई पूछेगा मॉडुलस वैल्यू तो आप नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। समझ आ गया मॉडुलस वैल्यू, तो ऐसे रटना नहीं है, होता क्या है इसको समझना है। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, क्या होता है हमारा, ओरिजिन से आपका जेड पॉइंट जो है एक्स कॉमस आयोटा वाई के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन टू पॉइंट, ओरिजिन टू एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट जेड के बीच का आपका डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस, यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका बोले तो ये हो जाएगा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। उसके अलावा हम थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारा, ये तो हो गया आपका, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब यदि इसको हम लोग पहले फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं जी। अब ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के विधि से बता रही हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति के तरीके से। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जी सबने, पाइथागोरस प्रमेय, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, बाकी सबको पता है कि नहीं पता है? तो वो क्या होता है आपका, ये आप ध्यान से दे, तो ये कर्ण है, मैं पूरा हिंदी में समझा रही क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पास हुए हैं। ठीक है, और ये आपका आधार, मतलब ये आपका बेस है और ये आपका लंब को क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वही तो बोलते हैं। और ये कर्ण को? पता नहीं। गौरी? हाइपोटेनस वगैरह बोलते हैं क्या? हाँ, हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे इसीलिए बता रही हूँ, चलिए वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या कहता है, आपका जो पाइथागोरस प्रमेय वो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, वो ये कहता है। हमने क्या माना, आधार की जो वैल्यू आपकी x है और उसकी वैल्यू y है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने माना। मैं अरेंज करके लिख दे रही हूँ उसको, आधार प्लस लंब लिख सकते, प्लस है तो इधर उधर कर सकते हैं ना। और इसको हमने कोई पर्टिकुलर, उनको हमने मान लिया जेड। ठीक है, मतलब जेड का स्क्वायर।
आप नॉर्मल इसको हम लोग यदि हम लिखना चाहेंगे जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू निकालने के प्लस वाई का रूट। अब ये जो वैल्यू है मॉडुलस वैल्यू, इसको हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं, तो आप इसको मॉड जेड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से निकालना कि मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, मॉड जेड को हम लोग मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं किसी भी का, और वो क्या होता है, ओरिजिन से आपका पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है सबको जी? यस या नो? Yes, ma'am. ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं? ये तो हो गया आपका त्रिकोणमिति से। दूसरा आपका डिस्टेंस का फार्मूला क्या कहता है, हमने डिस्टेंस अभी देखा, हमने किसका 0,0 से हम कहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्या आपका x प्लस आयोटा वाई, मतलब x कॉमा वाई के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं जी? ये भी तो एक ऑर्डर पेयर है यदि आप लिखना चाहेंगे तो, हाँ या ना? Yes, अब ma'am. इसको यदि हम मॉड जेड इक्वल टू यदि हम लिखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, दो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर से भी आपका निकल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये मॉडुलस वैल्यू। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और आप त्रिकोणमिति से भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला नहीं भूलेंगे मॉडुलस का, ठीक है? जी मैम। ऐसा कोई है जिसको ऐसा लग रहा हो तो अभी तक हमें समझ नहीं आया, मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए एवरीवन। Yes, ma'am. चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका। अब इसे हम थीटा वगैरह लिखते हैं, उसके बाद हम इनका डिफिनेशन ध्यान से लिखेंगे। अब देखिए, यदि हम त्रिभुज थीटा निकालते हैं, ठीक है, थीटा निकालते तो कैसे निकालते थे, अब यहाँ पर हम थीटा निकालते हैं, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू बताना वैल्यू क्या होती लंब बटे आधार. है, लंब बटे आधार, मतलब क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स, यही ना होगा जी, y बाई एक्स, मतलब थीटा की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। हमने क्या बोला कि मॉडुलस, मॉडुलस वैल्यू किसको बोलते हैं, अभी हमने देखा कि मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और आपका थीटा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है? शॉर्ट में लिख रही हूँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर है सबको? ये वाला बात बताना। Yes, ma'am. चलिए, अब ये जो प्लेन है, नॉर्मल जो प्लेन बनता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्लेन बनता है रियल नंबर में, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे जी, जो एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है, ये ऐसे करके टू पेयर में है एक्स कॉमा वाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिसन, सॉरी वो नहीं बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं उसको, आर्गन प्लेन बोलते हैं। एक मिनट, माइंड से निकल गया, छोड़िए याद आएगा तो बताऊंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन है उसको क्या बोलते हैं जी, किसको याद है, पुराने सेशन वाले, गौरी एनीवन? आर्गन प्लेन बोलते हैं क्या? ठीक है, आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलते हैं कि उसको बोलते हैं सर, रियल का? ऐसे पूछ पूछ के कंफर्म इसलिए, नहीं है। पूछ पूछ को इसलिए बता रही हूँ। हाँ, देखिए उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, माइंड में नहीं आ रहा था, मतलब वो सी सी करके लटक जा रही थी मुझसे, होता ना कि कुछ कुछ वर्ड मुंह में जुबान में आता नहीं है, और ये वाला प्लेन आपका आर्गन प्लेन कहलाता है। ठीक है, सबको क्लियर है जी यहाँ तक? यस या नो? Yes, ma'am. कार्टेशियन प्लेन कॉम्प्लेक्स तो कहलाता है मैम। नहीं जी, कार्टेशियन प्लेन किसको बोले हम भी? कंफ्यूज हो रहा है मैम, रिपीट कीजिए ना। अच्छा ओके, कोई नहीं,
चलिए इसको पहले हम लोग मॉडुलस वाले को लिख लेते हैं, इतना को आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को, उसके बाद उस प्लेन को दोबारा मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। अदरवाइज एक साथ बहुत सारा हो जाएगा तो फिर जी हो मैम। जाएगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अब क्या पढ़ते हैं कि इनका वैल्यू पढ़ते हैं कि इनकी वो होती क्या है, लिख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग मॉडुलस वैल्यू। फार्मूला तो याद हो गया आपको, फार्मूला से मतलब है और समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में वो होता क्या है, डिफिनेशन रटना नहीं है बिल्कुल भी किसी को। क्या लिख सकते हैं, द मॉडुलस को नोट किससे करते हैं हम लोग, द मॉडुलस, मॉडुलस डिनोटेड बाय मॉड जेड, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, कहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आपका, इसका रिप्रेजेंट द, कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म टू ओरिजिन, है ना, या ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स ये एक है, ठीक है, नंबर ऐसा उल्टा कैसे लिखा रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 इन द आर्गन पे, ठीक है, आर्गन प्लेन। अब तो समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लेन बनते हैं उसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, क्लियर है जी। मैम थोड़ा स्लाइड को नीचे। ये इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या, एक फार्मूला हमने पढ़ लिए। अब आपके पास एक चीज मैं बता दूं, जैसे होता नहीं कि शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं जी, तो शॉर्ट नोट्स में किस प्रकार से, मतलब एक कॉपी रख लीजिए जिसमें आप ऐसे ऊपर में कॉम्प्लेक्स, अभी जितना कॉम्प्लेक्स पढ़े आप कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो आप आज क्या क्या पढ़े हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मॉडुलस वैल्यू की कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसका फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। फुल नोट्स में तो बाकी उनके एग्जाम्पल वगैरह आप रखिएगा ना, कोई एक नोट्स हो जिसमें आप फार्मूला एक लास्ट रिवीजन के लिए होता है उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें को जो फार्मूला है उन सबको लिख के रखिएगा। ऐसे हम लोग 9th-10th में भी करते थे ना, फार्मूला का एक कॉपी बनाते थे। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं एक आध क्वेश्चन लेके। सपोज मैंने आपको दे दिया कि जेड इक्वल टू, लिख लिए रोनी जी, बाकी सब लोग, यस मैंने मैम। लिख लिया जेड इक्वल टू आपका 3+4 आयोटा है आपके पास। मैंने आपको पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मॉड जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यही करेंगे, हाँ या ना जी। ये क्या हो जाएगा 25 और ये 5, मतलब मॉड जेड की वैल्यू क्या मिली आपको 5 मिली। क्लियर है सबको, ऐसा निकाल लेंगे आप लोग, ऐसा कोई है जिसको निकालने में इश्यू हो बताना, नो मैम। एनीवन, नो ना, इनके ज़्यादा एग्जाम्पल कराने की आई थिंक नीड नहीं है मेरे ख्याल से, यदि होगा तो मैं करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कैंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता देती हूँ कि कैंजुगेट क्या होता है, क्योंकि उसमें आपका आर्ग्यूमेंट जब निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का और कैंजुगेट का आर्ग्यूमेंट आपका किस प्रकार से निकालेंगे वो सब चीज़ें सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कैंजुगेट क्या होता है, कैंजुगेट और अदर कुछ नहीं है। सपोज आपका ये जो प्लेन है, ठीक है,
सपोज ये जो आपका प्लेन है, ठीक है, यदि यहाँ पर आपने कोई जेड पॉइंट लिया है तो उसका इमेज सपोज कर लीजिए मिरर इमेज एज अ जेड बार, वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट है इनका, ठीक है, इस एक्सिस की। अब देखिए इनको डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर और समझेंगे। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास जेड क्या है, आपके पास लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बिया कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम यदि बोले जहां पास आपको क्या है ए प्लस ए कॉमा बी आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से बढ़ रहा है, देन इट्स conjugate इज डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, डिफाइन एज अ जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। मतलब आपका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता कहलाता है, आपका कंजुगेट कराता है किसी भी नंबर का। मतलब एग्जांपल्स की यदि हम बात करें, एग्जांपल्स की यदि यहाँ पर हम बात करें कि 3 + 4 आयोटा है, ठीक है, जेड इक्वल टू, तो इसकी मैं कंजुगेट की बात करूँ जेड बार तो क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। वैसे आपका जेड इक्वल टू 4 + 6 आयोटा है आपके पास, तो इसका यदि हम कंजुगेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - आयोटा। क्लियर है सबको, यस या नो जी? क्लियर है। ओके, बाकी सब लोग Yes, ma'am. क्लियर है एज मैम। अ अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनका हम लोग सोल्यूशन भी मैं आप लोग को इससे रिलेटेड असाइनमेंट सेंड करूंगी। सपोज आपको कहीं कहीं पास देखने को मिलता है कि मुझे ओनली रियल पार्ट निकालिए, आपको जेड दिया हुआ है और ओनली मुझे रियल पार्ट बताइए, तो इसका क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक फार्मूला दिख जाता है आपको, जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आपका जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये होता है आपका, इसकी बात करें तो। क्लियर है सबको कि नहीं है? अब इनके कुछ प्रॉपर्टी है उन सबको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग मॉडुलस पढ़ लिए, अब कंजुगेट का प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, मॉडुलस का भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, कंजुगेट का लिख लेते हैं, मॉडुलस का भी नहीं लिख पाए हैं। अब प्रॉपर्टीज वगैरह में याद ऐसे आप नॉर्मल वेरीफाइड, देखिए जेड का बार करेंगे, एक बार फिर से बार कीजिएगा तो वो जेड के इक्वल मिलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ये ये एक बार जेड बार किए तो क्या हो गया 4 + 6 आया, एक बार फिर से करेंगे तो 4 + 6 आयोटा नहीं ना मिला जी, तो आपका जेड का फिर से जेड बार करेंगे, 2 टाइम जेड बार कर देंगे कंजुगेट निकालेंगे तो अपने खुद नंबर के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी आपका ये होता है कि Z1 + Z2 दो नंबर का यदि आप कंजुगेट कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाता है आपका Z1 + Z2, मतलब दो नंबर को कंजुगेट करके ऐड कीजिए या ऐड करके कंजुगेट निकालिए, बोथ आर सेम, ठीक है एवरीवन। ये प्रॉपर जो भी प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं उसको बताइएगा, हम उसका एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। Z1 - Z2 का कंजुगेट आपका मतलब दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करके कंजुगेट निकालिए या दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल के माइनस कीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो यूज होते रहता है, ये सब प्रॉपर्टी इनका प्रॉपर्टी का यूज होता है, ये वाला भी प्रॉपर्टी थोड़ा यूज होते रहता है, ठीक है। नहीं ये नहीं होता है, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली, ये जो प्रॉपर्टी है आपका ये प्लस वाला ये भी यूज होते रहता है, मतलब ऐसा आप तो इसको याद रख सकते हैं ना, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, आपका यदि दो इसको यदि हम लोग ध्यान दें तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है, या इसको प्योरली रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको रियल पार्ट ऑफ 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बार भी बोलते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर x + आयोटा y है, प्लस करेंगे x - आयोटा y का, ये वाला पार्ट कट गया तो ये 2 टाइम्स x नहीं बचा जी, मतलब रियल पार्ट का 2 टाइम नहीं बचा, वही कहना चाह रहा है। क्लियर है सबको, यस या नो? यस Yes, सर। ma'am. वैसे सेम आपका इसका
वो हो जाता है आपका कि जेड माइनस जेड बार, ये आपका टू टाइम ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इस बार आपका एक रियल पार्ट कट जाएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो, है ना। 2 आयोटा भी होता है इसमें, ठीक है, 2 आयोटा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट में 2 आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोला जाता है, क्योंकि आयोटा सामने आ जाएगा तो आयोटा टाइम में एक तो होगा ना जी, तो ये मैम तो आयोटा लगाओगे तो इमेजिनरी कहाँ, इमेजिनरी लगाओगे तब तो उसमें आयोटा इंक्लूड हो जाता है ना, एक आयोटा मिनट लगाना एक नहीं पड़ेगा। मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। यदि मैं आपको बोलूं कि रियल पार्ट का अच्छा हाँ नंबर हाँ कौन सा है तो आप एक्स को बताएंगे। इमेजनरी पार्ट का तो हाँ आयोटा हाँ का ठीक। कॉफिशिएंट इमेजनरी पार्ट कहलाता है, आयोटा सहित इमेजनरी पार्ट नहीं कहलाता, उनका जी जी कॉफिशिएंट, ठीक है। जी जी। तो वैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई है, माइनस कीजिए एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा इस बार, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा वाई, इस बार ये दोनों कट जाएगा और इसको आप देखिएगा तो 2 टाइम आयोटा वाई, मतलब इसको हम लोग 2 टाइम, इसको इमेजनरी पार्ट नहीं लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है जी, ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की और मैं यदि बात करूँ आपकी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज होते रहता है कि मॉड जेड की जो वैल्यू है स्क्वायर की, वो किसके इक्वल मिलती है, आपका जेड इंटू जेड बार का। इसका यूज बहुत जगह पर होता है, इसको नहीं बोलना है आपको बिल्कुल भी, कि मॉडुलस का स्क्वायर आपका जेड इंटू जेड बार होता है। क्लियर है सबको, है या ना। जी। अब देखिए, सपोज आपके पास इसकी यदि हम बात करें, जेड वन इंटू जेड टू का जो बार है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जेड वन बार इंटू जेड टू बार, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे आपको बहुत सारा नंबर हो गया, सपोज जेड वन जेड टू अप टू सो ऑन जेड एन, बहुत सारे नंबर हो गए, इनका कंजुगेट जेड वन इंटू जेड टू इंटू, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालिए, ये सबका अलग अलग क्या भूल जाती हूँ, अलग अलग आप क्या करेंगे उसका वो निकाल लीजिए, उसका कंजुगेट निकाल लीजिए, उसके पास मल्टीप्लाई कीजिए, इससे होता है ना फास्ट बोला तो वो क्या होता है आपका इक्वल होता है, ठीक है, जेड एन। ओके, क्लियर है सबको, एवरीवन, बताना। जी मैम। वैसे ही आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये 8 प्रॉपर्टी है ना, ये 9th हो गया, यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या कोई भी पावर कर रहे हैं, सपोज 2 टाइम स्क्वायर 3 टाइम 4 टाइम, तो उसका कंजुगेट करके पावर कीजिए या पावर करके कंजुगेट कीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। ये हो गया आपका इसका। अब हम लोग इसी में बात करते हैं, हमने मॉडुलस का वो पढ़ लिया अभी ऊपर में, मॉडुलस का वो पढ़ लिया ना जी हम लोग। अब मॉडुलस का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ये तो क्या उनके भी प्रॉपर्टीज इसी में ऐड कर देती हूँ नीचे से, या आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि कंजुगेट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिफिनेशन के नीचे, और ये आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टी। और आई थिंक हमारा 1.5 घंटा हो गया है ना, तो आर्ग्यूमेंट वगैरह को कल अच्छे से पढ़ लेंगे, लंबा जाने वाला है थोड़ा सा, वो चलेगा ना, इसकी प्रॉपर्टी लिखवा के क्लास स्टॉप जी कर देते हैं, ठीक है। अब मॉडुलस की वैल्यू की बात करें, तो आपका जो मॉड जेड है, ठीक है, अब आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि मॉड जेड मतलब आपका वो वाला जैसे होता नहीं है रियल नंबर में कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ऐसे टाइप से, तो आपका जो मॉड जेड की जो वैल्यू है, यदि मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और इम्प्लाई करता है कि मॉड जेड की वैल्यू 0 कब होती है जी, इफ आपका जेड इक्वल्स टू 0 हो, अदरवाइज 0 नहीं होगी, एंड बाकी सभी सिचुएशन में जेड लेस देन 0 होगा, इफ यदि जेड आपका नॉट इक्वल्स टू 0। ये लाइन समझ आया कि नहीं आया, बताना। आ गया मैम। okay. अब इनके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब यदि मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो मॉड जेड का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, बोली थी मैं आपको, जेड इंटू जेड बार होता है, ये बोली हूँ। अच्छा, वैसे सेम आपका
मॉड जेड का जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उससे कंजुगेट है, उनका भी स्क्वायर तो होगा। देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई का आप स्क्वायर निकालेंगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट निकालेंगे। वैसे एक्स माइनस आयोटा वाई का भी तो वही होगा ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का माइनस वाई का स्क्वायर, तो वही नहीं हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो आपका जो मॉडुलस वैल्यू मतलब उसका कंजुगेट और किसी नंबर का जो मॉडुलस का स्क्वायर, इन दोनों ये होता है। क्लियर है सबको? यस या नो बताना। समझ आया मैं कहना क्या चाह रही हूँ? नहीं आया? ओके। यस मैम क्लियर। अभी हम जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा है आपके पास, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। मॉड जेड का स्क्वायर निकालिए इसकी वैल्यू, इसका भी मॉड जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड जेड की स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, ये भी एक्स हाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इनको देखिए प्लस में है तो भी 4 प्लस 9, और ये भी आपका 4 प्लस 9 माइनस में भी होगा। तो आपका उसका कंजुगेट का मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर या किसी नंबर का मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर, इन दोनों किसके इक्वल होते हैं? दोनों ही आपके इक्वल होते हैं जेड बार इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार। इसको रेड में लिख लेती हूँ, ठीक है। एक साथ ऐसे आप एक साइड में करके भी लिख सकते हैं। समझ आ गया सबको? जैसे वहां पर हमने देखा, ठीक है, कि आपके पास वो जो मॉड जेड जेड वन इंटू जेड टू का मॉडुलस वैल्यू जो है यहाँ पर किसके इक्वल मिलता है आपको? जेड वन इंटू जेड टू के इक्वल मिलता है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी आपके इंपॉर्टेंट हैं, याद दीजिए, ध्यान रखिए। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से, आपकी चॉइस है, ठीक है। और जेड वन जेड टू अप टू स्वान, सपोज बहुत सारे नंबर है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है जेड इन, इनका भी मॉडुलस वैल्यू किसके इक्वल मिलता है आपको? जेड वन का मॉडुलस इंटू जेड टू का मॉडुलस इंटू अप टू स्वान, ऐसे करते हुए जेड इन का मॉडुलस का, ठीक है। बाकी सब लोग क्लियर सब लोग? हाँ जी, क्लियर ना? यस मैम। ओके, चलिए अब यहाँ तक आके हम लोग स्टॉप कर देते हैं क्लास को, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी हम लोग 1 आवर 30 मिनट पढ़ चुके। बहुत बेसिक था इसीलिए बोर नहीं लगा होगा आई थिंक सबको, इतना टाइम चला गया है ना। मैम अच्छा जब किया। समझ में नहीं आता है ना तब लगता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया। आई थिंक सबको समझ आ रहा था तो लगा नहीं, और किसी